नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या है। अब हम देखेंगे कि मार्केटिंग मिक्स की मान्यताएं क्या है, इनके अजम्पशंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विपणन नीतियों, क्रियाओं आदि का मिश्रण है और इसमें जितने भी ये चारों घटक हैं ये सब समान महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उसकी प्राइस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक जो फैक्टर है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और जब तक कि हर प्रत्येक फैक्टर पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कोई भी संस्था सफल नहीं हो सकती है। इसी तरह से वातावरण से प्रभावित होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में बताया है कि कोई भी व्यवसाय दो तरह के वातावरण में कार्य करता है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल होता है, क्योंकि कोई भी संस्था उसको अपने हिसाब से सेट कर सकती है। जैसे कर्मचारियों की संख्या में कमी करना, वृद्धि करना, एक मशीन की और स्थापना करना, तो इस तरह से वो कंट्रोलेबल होता है। परंतु जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक सब तरह के फैक्टर्स शामिल होते हैं, तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता है। उसके हिसाब से किसी भी संस्था को अपने आप को सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से कि उसको अपने इन सारे फैक्टर्स को इसके हिसाब से सेट करके फिर कार्य करना होता है। अब ये है कि ये विभिन्न संयोजनों का एक मिश्रण है। अब जैसे कई प्रकार के संयोजन हो सकते हैं, जैसे कई तरह के समाज समूह हो सकते हैं, तो उन समूहों के साथ में संयोजन करना कि किस तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाया जाना है। तो विपणन प्रबंधक जो विपणन घटक हैं उन सब का एक संयोजन तैयार करता है और उनको एक सब्स्टिट्यूशन की स्थापना की जा सकती है कि किस तरह से उनमें प्रतिस्थापना करके प्रबंधक अपने घटक के संसाधनों को एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पर स्थानांतरण कर सकती है, ताकि जो फैक्टर को जिस चीज़ की अधिक आवश्यकता है उस चीज़ को वो तत्व दिया जा सके। इसी तरह से हर फैक्टर के बीच में संतुलन एवं समन्वय बनाया हुआ रखा जाता है और इसके आधार पर एक विपणन बजट तैयार कर लिया जाता है कि वो किस तरह से कार्य करेगा। अब हम देखेंगे कि जो विपणन मिश्रण है उसको प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जिससे वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ शक्तियाँ तो नियंत्रण योग्य हैं और कुछ शक्तियाँ हैं जो अनियंत्रण योग्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनियंत्रण योग्य शक्तियाँ क्या है जो कि अनकंट्रोलेबल है। तो अनकंट्रोलेबल शक्तियों में अपन सबसे पहले देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हर पर बदलता रहता है। उसकी इच्छाएं, पसंद, नापसंद, आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि उसे कब क्या चीज़ लेनी है। हो सकता है कभी कोई चीज़ वस्तु उसे बहुत अधिक पसंद हो, परंतु कुछ समय बाद में उसे वो वस्तु बिल्कुल पसंद नहीं हो, या किसी समय विशेष पर उसे वो उस चीज़ की बहुत आवश्यकता हो परंतु उसके बाद में उसे उसकी आवश्यकता नहीं रहे। जैसे अभी इस कोरोना काल में सबको मास्क एक अनिवार्यता हो गई है मास्क की, परंतु इसके पूर्व अपने लिए मास्क की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अनिवार्यता तो बहुत दूर की बात है। तो ये समय के साथ में उपभोक्ता का व्यवहार बदलता रहता है, तो इसके हिसाब से जो उत्पादन संस्थान है या जो व्यापारिक संस्थान है उसको अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज करना पड़ता है। इसी तरह से कंपटीशन बदलता रहता है, कभी कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, कभी कंपटीशन कम हो जाता है। तो इस तरह से उन्हें अपनी वस्तु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो लक्षण है उनको देखना होगा, उनके मूल्य स्तर को देखना होगा, उनकी क्वालिटी को देखना होगा कि उसे किस तरह से वो मार्केट में प्रस्तुत करे कि वो कंपटीशन में विजय हो सकती है। फिर है कि बाजार व्यवस्था क्या हो सकती है। तो बाजार व्यवस्था में सबसे पहले तो मीडिएटर्स कितने हैं, स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, जो परिवहन की व्यवस्था क्या है। तो इन सब के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि
जो मीडिएटर्स हैं उनको कमीशन कितना दिया जाना है, उनका रेमुनरेशन क्या है। तो इन सब के आधार पर उसे अपनी विपणन मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा। और इन सब के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है तो उनको फॉलो करना अनिवार्य है। तो उसके हिसाब से देखना होगा कि जो लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, या इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ है वो किस तरह की है। तो इन सबको कि देश में प्रचलित जितने भी एक्ट्स हैं तो उन सब की लॉज की वगैरह की जानकारी रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। तो ये सारे घटक हो गए कि अनकंट्रोलेबल हो गए, कि अनियंत्रणीय है, कि जिनके हिसाब से उस संस्था को सेट होना पड़ेगा। परंतु दूसरा फैक्टर अपन देखते हैं जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में हम सबसे पहले शामिल करते हैं कि प्रोडक्ट का कलर क्या है, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसका आकार क्या है, किस्म क्या है, उसकी ब्रांड किस तरह से रखनी है, उसकी पैकेजिंग कैसी करनी है, उसकी प्रोडक्ट जो सीरीज़ है वो क्या होगी, प्रत्येक सीरीज़ में उस उत्पादों की संख्या कितनी रखनी है, प्रोडक्ट विविधीकरण किस तरह से करना है, या उसके संबंध में जो गारंटी और वारंटी दी जाती है वो क्या देनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या देनी है, और या मार्केटिंग रिसर्च किस तरह से किया जाना है। तो ये सब चीज़ों का एक मिश्रण हर संस्था अपने लेवल पर तैयार करती है और वो अपने लेवल पर तैयार करके डिसाइड करती है कि उसे इनमें से किन किन चीज़ों को किस रूप में लेना है। फिर अब आते हैं मूल्य संबंधी फैक्टर पे। तो फर्स्ट अपन ने देखा प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, फिर अब अपन सेकंड देखेंगे प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स। तो प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स में अपन देखते हैं कि संस्था के मूल्य संबंधी जो तत्व हैं वो भी बाजार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि संस्था की वर्तमान मूल्य नीति क्या है और उसकी जो स्ट्रेटजी है, प्राइस स्ट्रेटजी है वो क्या है, और संस्था के जो उत्पादों का जो प्राइस लेवल है वो किस तरह का है, वो उसकी कमीशन व डिस्काउंट की पॉलिसी क्या है, संस्था की जो क्रेडिट पॉलिसी क्या है। इसी तरह से जो उसके प्राइस जो वो निर्धारित करती है उसके ऊपर सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जीएसटी की दरें हैं तो उसकी प्राइस पर जीएसटी की दरों का प्रभाव पड़ेगा। तो वो सब उसे देखना पड़ेगा क्योंकि उन सबको उसको इंक्लूड करना आवश्यक है। अब अपन थर्ड फैक्टर पर आते हैं, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो हम ऐसे देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है कि उसको किस तरह से संस्था को अपने माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट माल को पहुंचाती है कंज्यूमर्स तक या वो मीडिएटर्स के द्वारा पहुंचाती है। तो उन मीडिएटर्स के संबंध में संस्था की पॉलिसी किस तरह की है, उनको वो किस तरह से उनका रेमुनरेशन देती है, उत्पादों का वो स्टोरेज किस तरह से करती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से की जाएगी। तो इन सब के संबंध में और उसकी फाइनेंस की पॉलिसी क्या है स्टोरेज के संबंध में, तो इन सब का वो एक मिश्रण तैयार करेगी और उसके आधार पर वो डिसाइड करेगी कि उसे किस तरह से कार्य करना है। फिर अपन लास्ट फैक्टर पे आते हैं प्रमोशन। अब है कि जब संस्था ने प्रोडक्ट की डिज़ाइन वगैरह प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया, उसका प्राइस तय कर लिया और उसका प्लेस तय कर लिया कि उसे कहाँ किस तरह से उसे बेचना है, अब उसे प्रमोशन करना है। तो कि संस्था अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करना चाहती है, जैसे कि संस्था की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या है, उसके एडवर्टाइजिंग मीडिएटर्स कौन से हैं, या एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका बजट क्या है, और जो सेल्स फोर्स है उसके संबंध में उसकी पॉलिसी क्या है, उसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। इसी तरह से संस्था की जो सेल्स प्रमोशन पॉलिसी है वो क्या है, उसके लिए उसके कितना बजट अलॉट किया गया है, और सेल प्रमोशन के लिए और उसकी क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या साधन है कि जिसके द्वारा वो सेल्स प्रमोशन कर सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि संस्था की जनसंपर्क नीति क्या है, तो उसके अपना पब्लिक रिलेशन वो किस तरह से स्थापित करती है
कि उसके प्रोडक्ट की मांग स्थायी रूप से बनी हुई रहे। तो इस तरह से संस्था अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से तो संस्था की ख्याति को बढ़ाती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किसी एक फैक्टर का प्रभाव नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये सारे फैक्टर मिलकर के प्रभाव डालते हैं कि वो संस्था का प्रोडक्ट कितना बिकेगा, वो कंपटीशन में कितना सरवाइव कर सकती है और अपनी ख्याति को बनाते हुए कितने लंबे समय तक वो जीवित रह सकती है। थैंक यू।